नरेंद्र मोदी की पार्टी हर चुनाव से पहले सीटों को कैटेगरी में बांटती है। ए कैटेगरी वाली सीट, बी, सी और डी कैटेगरी वाली सीट। ए कैटेगरी यानी वो सीटें जिन पर जीत तय है। बी कैटेगरी मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाली सीट। सी और डी कैटेगरी यानी पार्टी के लिए कमजोर सीट। ऑल इंडिया सर्वे के बाद बीजेपी ने लोकसभा की 225 सीटों को ए कैटेगरी में रखा है, यानी मोदी को यहां सर्टेन जीत दिख रही है। ए और बी कैटेगरी में कुल 397 सीटें, यानी प्रधानमंत्री को 400 सीटों का टारगेट अचीवेबल दिख रहा है। एंटी मोदी मोर्चा ने 28 पार्टियों को मिलाकर INDIA अलायंस बना तो लिया, लेकिन राहुल गांधी रास्ता कहां भटक गए। 28 पार्टियां मिलकर भी एक अकेले मोदी को चैलेंज क्यों नहीं दे पा रही हैं? हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सर्वे जिसे देखने से पहले मोदी विरोधी अपना सीट बेल्ट अभी से बांध लें। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान 2024 के चुनाव में सीधा फॉर्मूला चलेगा या कुछ ऐसा होने वाला है कि सियासत का श्योर एंड सर्टेन फॉर्मूला बदल जाएगा। हिंदुस्तान के 100 करोड़ वोटर में से 80 करोड़ वोटर हिंदू हैं और 100 करोड़ वोटर में से 55 करोड़ वोटर हिंदी बोलते हैं। 55 करोड़ में से 44 करोड़ वोटर की मातृभाषा हिंदी है और 11 करोड़ वोटर दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले हिंदू वोटर 43 करोड़ से ज्यादा हैं। हिंदू और हिंदी नरेंद्र मोदी के दो सबसे बड़े मैग्नेट हैं। हिंदू वोट का पहला प्रेफरेंस मोदी हैं और हिंदी भाषी राज्यों का सर्वे करके देखें तो वहां भी मैंडेट मोदी को ही मिलता है। क्या नरेंद्र मोदी इन दोनों मैग्नेट को तोड़ के राहुल गांधी का इंडिया अलायंस मोदी को कमजोर कर देगा? क्या नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग पिच पर मोदी को हराना मुमकिन है? तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन, बिहार के चंद्रशेखर सिंह और यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पिच तैयार कर रहे हैं या मोदी इसी को बेस बनाकर 24 का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत लेंगे? लोकतंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदू और हिंदी के नंबर क्या कहते हैं। देश के 28 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदी मुख्य भाषा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में करीब 90% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं और यहां हिंदी में ही सरकारी कामकाज होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी 85% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। इन 9 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोकसभा की 225 सीटें हैं। महाराष्ट्र 48 सीट, गुजरात 26 सीट, पंजाब 13 सीट, पश्चिम बंगाल 42 सीट, ओडिशा 21 सीट, गोवा 2 सीट, असम 14 सीट और जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों को मिलाकर लोकसभा की 172 सीटें हैं। इन राज्यों में भी लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी में कारोबार होता है। हां, यहां हिंदी लिखने का चलन थोड़ा कम है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में रहने वाले हिंदुओं को अलग करके चलें तो भी अकेले हिंदी बोलने वाले राज्यों में ही हिंदुओं के पास इतने नंबर हैं कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना। इसीलिए अगली जो लोकसभा चुनाव होगा ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा। आपको लगता होगा कि हिंदू और हिंदी के पास इतना बड़ा नंबर होने के बाद भी धड़ाधड़ अटैक क्यों हो रहे हैं? पहला गोला हिंदू को टारगेट करके दक्षिण से चलाया गया। किलोमीटर
நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். उदयनिधि स्टालिन के बाद 2 गोले और दागे गए। இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. तमिलनाडु से फायरिंग शुरू हुई तो कवर फायरिंग देने का काम बिहार और उत्तर प्रदेश से किया गया। बिहार सरकार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर सिंह ने सीधे सीधे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को टारगेट किया और बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती थी। चंद्रशेखर सिंह ने कोई पहली बार रामचरितमानस पर अटैक नहीं किया, वो सीरियल ऑफेंडर हैं। चंद्रशेखर को सपोर्ट देने के लिए यूपी में सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य आगे आते रहते हैं। सब बकवास की बातें। शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में। क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पे भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद, पहली और दूसरी बैठक के बाद ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते? इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भूले नहीं, अगर ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव नीतीश कुमार ने किया। धर्म पर अटैक हुआ, हिंदुओं ने सह लिया। इसके बाद भाषा पर अटैक किया गया, इस बार भी गोला दक्षिण से ही फेंका गया। स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर घनघोर आपत्तिजनक बयान दिया। पहले अमित शाह का मूल बयान देखिए, फिर उदयनिधि स्टालिन का बयान दिखाते हैं। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। अमित शाह का ये बयान हिंदी दिवस पर आया।
गृहमंत्री के पास ही देश का राजभाषा विभाग होता है। 14 सितंबर को गृहमंत्री का ऐसा बयान आता ही आता है, पहले भी आया है, आगे भी आएगा। अमित शाह ने तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली बात कही, हिंदुस्तान की सभी भाषाओं को सशक्त बनाने की बात कही। लेकिन उदयनिधि स्टालिन भड़क गए कि अमित शाह ने दूसरी भारतीय भाषाओं को स्थानीय भाषा क्यों कहा। उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि हिंदी भारत को जोड़ने वाली भाषा नहीं है, हिंदी भारतीय भाषाओं को सशक्त नहीं करती। हिंदी 4-5 राज्यों में ही बोली जाती है और अमित शाह हिंदी को देश पर थोपने की साजिश कर रहे हैं। How can Hindi be an united force? See, there are 29 states in the country and only 7 states speak Hindi. 22 states speak other languages. Right from West Bengal, Assam, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Punjab, every state speak their own language. Who is speaking Hindi? Only Hindi belt, which has 7 states who are speaking Hindi. How can it be a uniting force of the country? How was the country united? पहले सनातन हिंदू धर्म का विरोध, फिर हिंदी का विरोध। स्टालिन की पार्टी डीएमके अपने एजेंडे पर चल रही है। सनातन और हिंदी विरोध डीएमके की नींव में है। पेरियारवादी पार्टी दिखावे के लिए कभी कभी इस एजेंडे पर पर्दा डाल देती है, फिर चुनाव आते ही एजेंडा दिखाने लगती है। हिंदू और हिंदी विरोध से स्टालिन का कुछ नहीं जाता, लेकिन राहुल गांधी का घाटा ही घाटा है। दक्षिण के 5 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में लोकसभा की 130 सीटें हैं। कांग्रेस अगर डीएमके के जरिए यहां हिंदी और हिंदू विरोध के वोट की फसल काटना चाहती है तो उसे उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्वी भारत की 413 सीटों पर होने वाले घाटे का भी हिसाब लगाकर रखना होगा। अगर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के दूसरे नेता कुछ भूल रहे हैं तो हम याद दिला देते हैं। विशुद्ध हिंदी भाषी राज्यों की 225 सीटों पर 2019 के चुनाव में एनडीए को 201 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को केवल 7 सीटें मिली थी, 17 सीटें अन्य पार्टियों को मिली थी। भूल सुधार का तरीका यह होता है कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां हिंदी पट्टी के राज्यों में पब्लिक सेंटीमेंट के हिसाब से काम करती, लेकिन वो तो उदयनिधि स्टालिन और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के बयान को हवा दे रही हैं। इसीलिए 2024 में भी हिंदी पट्टी में कांग्रेस के लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो गए तो यूपी की 80 सीटों में से एनडीए को 73 सीट और इंडिया को 7 सीट, उत्तराखंड में एनडीए को 5 सीट और इंडिया को 0 सीट, बिहार में एनडीए को 24 सीट और इंडिया को 16 सीट, झारखंड में एनडीए को 13 सीट और इंडिया को 1 सीट, मध्य प्रदेश में एनडीए को 24 सीट और इंडिया को 5 सीट, छत्तीसगढ़ में एनडीए को 7 सीट और इंडिया को 4 सीट, राजस्थान में एनडीए को 21 सीट और इंडिया को 4 सीट, हरियाणा में एनडीए को 8 सीट और इंडिया को 2 सीट, हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 3 सीट, इंडिया को 1 सीट और दिल्ली में एनडीए को 5 सीट और इंडिया को 2 सीट मिल सकती है। इस तरह 225 सीटों में से एनडीए के खाते में 183 सीटें और इंडिया अलायंस के खाते में 42 सीटें जा सकती हैं। सर्वे के मुताबिक हिंदी पट्टी में मोदी की पार्टी और मोदी के अलायंस का ही जलवा है। राहुल गांधी के अलायंस ने पार्टी जोड़ी है लेकिन वोटर नहीं जोड़ रहे। ये कोई एक सर्वे की बात नहीं है, सी वोटर के सर्वे में भी ऐसे ही नतीजे दिखे हैं।
सर्वे नंबर 2 के मुताबिक हिंदी बेल्ट की 225 लोकसभा सीटों पर एनडीए को 185 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्ष के गठबंधन को 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कुछ लोग मूर्खता की बातें करते तो करते रहने दो। सनातन धर्म, हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले। हम राम कृष्ण शिव सबकी पूजा करते, बाबा विश्वनाथ से लेके जितने शिव ज्योतिर्लिंग हैं सबका दर्शन कर चुके। तो जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं तो सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और समर्थक हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य भी से पीछे नहीं है। अरे छोड़िए यार बात। हर आदमी पे मैं टिप्पणी करूँ, दे डोंट डिजर्व। तो आपके ही तो पार्टी, अरे बने रहने तो, पार्टी स्वतंत्रता है सबको। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की पार्टी हिंदी बोल बोल कर ही केंद्र की सत्ता में मजबूत हुई है। मोदी ऐसे नेता हैं जो G20 में भी हिंदी बोलते हैं, इसे पसंद भी किया जाता है। मुंबई हो या कोलकाता, हैदराबाद हो या चंडीगढ़, देश के प्रधानमंत्री को देश की भाषा में बोलता देखकर लोग खुश होते हैं। देश के सियासी मैप को उठाकर देख लीजिए, बीजेपी जहां भी पहुंची वहां हिंदी का वैसा विरोध नहीं है। भाषा से भी बड़ी पिच धर्म की है। इस पिच पर मोदी की छवि हिंदू हृदय सम्राट जैसी है। हिंदू बीजेपी का कोर वोटर है। 2019 के चुनाव में हिंदुओं ने बीजेपी के लिए एकमुश्त वोट किया था। 2019 में 49% हिंदू मतदाताओं ने मोदी और बीजेपी के लिए वोट किया। मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में सबसे बड़ा रोल हिंदू वोटर का रहा। उत्तर भारत में 68% हिंदू वोट बीजेपी को मिले। मध्य भारत में 65% हिंदू वोट नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिले। पूर्वी भारत में 46% हिंदू वोट बीजेपी को मिले और दक्षिण भारत में सिर्फ 19% हिंदू वोट बीजेपी को गए। यानी दक्षिण में दिक्कत है, लेकिन उत्तर, पूरब, पश्चिम और मध्य भारत में हिंदू वोटर की पहली पसंद तो बीजेपी ही है। मोदी विरोधी पार्टियों की कोशिश है कि 24 का चुनाव धर्म नहीं बल्कि जातियों के बेस पर हो। हिंदू वोट को जातियों में बांटने के लिए ही जाति की गिनती वाला कार्ड खेला गया। बिहार से शुरुआत हुई, अब जातियों की गिनती इंडिया अलायंस का मेन एजेंडा बन गया है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, शरद पवार, स्टालिन, इन सब को लगता है कि जातियों में थोड़ा चांस है। नरेंद्र मोदी यहां भी कोई रिस्क नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री जातियों का कैलकुलेशन भी करके बैठे हैं। जातियों का कैलकुलेटर शुरू होता है पिछड़ा वोट से। मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें देश भर की 3000 जातियों को पिछड़ी जातियां माना गया और देश भर में इनकी आबादी 52% बताई गई थी। 2006 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में ओबीसी आबादी 41% बताई गई। पूरे देश में जातियों की गिनती के ऑथेंटिक आंकड़े आज तक नहीं आए, लेकिन हर कोई मानता है कि हिंदुओं में 41% से लेकर 52% तक पिछड़ी जातियों के लोग हैं। पिछड़ा वोट अगर मोदी के साथ है तो विरोधियों का जाति वाला कैलकुलेटर भी नहीं चलता। ये कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं आप, दिल्ली के द्वारका में ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। उसी दिन विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत होगी। पिछड़ी जाति के शिल्पकारों, मूर्तिकारों, बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, नाई और धोबी का काम करने वाली जातियों के लिए मोदी 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत G20 में ही कर दी थी, जब मोदी ने भारत मंडपम में शिल्पकारों को स्टॉल लगाने का मौका दिया। नरेंद्र मोदी अब इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। वोटर ये सब देखता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।